राउल्ट्स लॉ। फिर क्या कहता है जब सॉल्वेंट वोलाटाइल हो और सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। फॉर एग्जांपल नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट शुगर को ले लें, यूरिया को ले लें, ग्लूकोज, ये सारे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स हैं और साथ में नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो आयोनाइज हो सकता हो, फॉर एग्जांपल अब सोडियम क्लोराइड है तो ये नॉन वोलाटाइल है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, इट इज नॉन वोलाटाइल बट इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसा सॉल्यूट जो नॉन वोलाटाइल हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, तो इस दौरान फिर राउल्ट्स अपने लॉ में क्या स्टेटमेंट देता है। एक स्टेटमेंट ये देगा, उससे पहले हम कुछ सॉल्यूशन बनाते हैं और सपोज करें कि ये एक कंटेनर है, पानी ही सॉल्वेंट ले लें, ये दूसरा कंटेनर भी कर लें या जो भी कंटेनर हो, और ये तीसरा, यानी वी हैव ए, बी एंड सी। इस कंटेनर में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन x1, सपोज करें ये हमने इसमें 0.8 मोल फ्रैक्शन इसका है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अब यहाँ पे हो जाएगा 0.2, क्योंकि हमेशा सम ऑफ मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 1। इसमें सपोज करें कि x1 जो है वो 0.7 लिया, तो सॉल्यूट इसमें अब हो जाएगा 0.3। इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.6 हुआ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.4 हो जाएगा। और ये जितने भी सॉल्यूट्स हैं दे आर नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये हुआ उनमें सॉल्वेंट और इसमें ये सॉल्यूट के पार्टिकल जो नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, अब इसमें ये होगा कि जो सॉल्वेंट होगा वो ही वेपोराइज होगा, सॉल्यूट वेपोराइज नहीं होगा। तो सॉल्वेंट उसके वेपर्स यहाँ पर भी मौजूद होंगे इस कंटेनर में, यहाँ पर भी उसके वेपर्स मौजूद होंगे, यहाँ पर भी उसके वेपर्स मौजूद होंगे, और ये वेपर्स अपना वेपर प्रेशर लगाएंगे। तो राउल्ट्स पहला स्टेटमेंट ये देता है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन P is directly proportional to its mole fraction x1। फिर उसमें प्रोपोर्शनली साइन ख़त्म करके P is equal to P naught x1। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि किस कंटेनर में वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन ज़्यादा होगा, तो दैट विल डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो अगर आप ए कंटेनर में देखें, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इज़ 0.8, बी कंटेनर में 0.7 और सी कंटेनर में 0.6। तो मीन्स कि इनका अब ऑर्डर कुछ यूँ होगा
कि A में वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन B एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ऑफ दिस इन द सॉल्यूशन इन B इज ग्रेटर देन C, क्योंकि C में सबसे कम मोल फ्रैक्शन मौजूद है। ये नोट करें एक स्टेटमेंट ऑफ द राउल्ट्स लॉ और उसका मैथमेटिकल फॉर्म। अच्छा, अब सपोज करें कि ये जो कंटेनर है उसमें वही सॉल्वेंट हम प्योर स्टेट में ले चुके हैं और प्योर स्टेट में ये इसके वेपर प्रेशर बनाएंगे। अच्छा, अब रिमेंबर, यहाँ पे जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो होगा हाई, और इसके मुकाबले में बाकी सब में जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन होगा वो होगा वेपर प्रेशर लो। एक बात तो ये कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट decreases in its solution known as lowering of vapor pressure। तो यहाँ पे जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर हाई, और यहाँ पे अब सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन में मौजूद है तो उसका वेपर प्रेशर लो होगा। राउल्ट्स एक और स्टेटमेंट देता है कि अब कितना ये चेंज आएगा, यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना होगा। तो वो स्टेटमेंट को यूं बयान करता है कि चेंज इन वेपर प्रेशर डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, या प्रोपोर्शनल साइन खत्म करके चेंज इन वेपर प्रेशर is equal to P naught vapor pressure of the pure solvent and x2 mole fraction of solute। तो ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म। तो अब ये जो हाई प्रेशर है, C में भी प्रेशर है, B में भी वेपर प्रेशर लगा रहे हैं और A में भी वेपर प्रेशर लगा रहे हैं। अब इस प्रेशर और कंटेनर C के प्रेशर में फ़र्क कितना होगा, ज़्यादा होगा कम होगा? ये प्योर सॉल्वेंट प्रेशर और कंटेनर B में, प्योर सॉल्वेंट और कंटेनर A में, तो किस में ये फ़र्क ज़्यादा आएगा? जिसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा हो। तो यू कैन सी कि C सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.4 है, तो इसमें चेंज ज़्यादा होगा देन B, क्योंकि B में मोल फ्रैक्शन 0.3 है, और फिर B में चेंज ज़्यादा होगा देन सॉल्यूशन A, क्योंकि उसमें मोल फ्रैक्शन 0.1 आ गया है। तो यहाँ पे एक जनरलाइजेशन देखें कि वेपर pressure of the solvent in the solution, तो A में उसका ग्रेटर है देन B में ग्रेटर है देन C, बिकॉज जो इस स्टेटमेंट के मुताबिक मोल फ्रैक्शन जहाँ पे ज़्यादा होगा सॉल्वेंट का, तो वेपर प्रेशर भी उस सॉल्यूशन में उसका ज़्यादा होगा। अब इस मैथमेटिकल फॉर्म के मुताबिक क्या होगा कि चेंज इन वेपर प्रेशर वो ग्रेटर है C में देन B और ग्रेटर है B में देन A। रीज़न कि C में मोल फ्रैक्शन 0.4, B में मोल फ्रैक्शन 0.3 और A में मोल फ्रैक्शन 0.2। तो इस तरह चेंज इन वेपर प्रेशर को रिलेट किया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से, और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन को रिलेट किया है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट से।
दोनों में फ़र्क देख लें, समझ लें। अच्छा, थर्ड जो स्टेटमेंट राउट्स लॉ का हमें मिलता है तो वो है relative lowering of vapor pressure, that is relative lowering of vapor pressure वो होता है कि चेंज इन वेपर प्रेशर कितना आया है डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, तो ये कहलाएगा relative lowering of vapor pressure equals to x2, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अब कितना होगा, तो वो डायरेक्ट सॉल्यूट के बराबर होगा जिसका जितना उसका मोल फ्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर हम कंटेनर ए में देखें तो कंटेनर ए में सॉल्यूट जो है वो 0.2 है, तो मीन्स के कंटेनर ए में रिलेटिव लोअरिंग इज 0.2। कंटेनर बी में रिलेटिव लोअरिंग इज 0.3 एंड कंटेनर सी में रिलेटिव लोअरिंग इज 0.4। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू x2। अब हम इन तीनों को डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि ये स्टेटमेंट राउल्ट लॉ से हम किस तरह डिराइव कर सकते हैं, तो इनकी डिराइवेशन में आ जाएं। डिराइवेशन जो पहला हमें दिया गया है तो डिराइवेशन में जो पहला स्टेटमेंट है राउल्ट लॉ का कि प्रेशर of the solvent in the solution is equal to product of pressure of pure solvent P naught and its mole fraction x1। ये तो डायरेक्ट उसका स्टेटमेंट है। अगला जो हमने लिखा कि चेंज इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P naught into x2, यानी चेंज इन वेपर प्रेशर is equal to the product of vapor pressure of the pure solvent and mole fraction of the solute। अब इसको जब हम डिराइव करेंगे तो इसके लिए हम यूं जाएंगे कि we know that change in vapor pressure delta P is equal to vapor pressure of the pure solvent जो हाई होता है P naught minus vapor pressure of the solvent in the solution P, to P minus P। अब जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन है तो ये P उसकी वैल्यू ये है, ये वैल्यू इधर लगा दें तो ये हो जाएगा कि डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट माइनस P नॉट x1। अब इसी इक्वेशन से P नॉट कॉमन ले लें तो डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट इंटू 1 माइनस x1। अब we know that कि sum of mole fraction of the component of a solution यानी x1 plus x2 is equal to 1, या x1 राइट पे ले आएं, x2 is equal to 1 minus x1, और यहाँ पर भी 1 माइनस x1 हमें दिखाई दे रहा है तो ये इधर लगा दें जो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो वी विल गेट डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट अपनी जगह पे
और 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2। तो इस तरह से ये प्रूव हुआ उसका सेकंड स्टेटमेंट कि चेंज इन वेपर प्रेशर is equal to the mole fraction of solute multiplied by vapor pressure of the pure solvent P naught। तीसरा जो था relative lowering of vapor pressure, तो डेल्टा P equals to P naught x2। P naught डिवाइड कर दें दोनों साइड पे, यहाँ से ये कैंसल हुआ and you got delta P divided by P naught is equal to x2। तो ये उसका थर्ड स्टेटमेंट हुआ। This delta P divided by P naught is relative lowering of vapor pressure, known as relative lowering of वेपर प्रेशर। रिमेंबर, यानी रिलेटिव लोवरिंग का मतलब ये कि चेंज इन वेपर प्रेशर कितना आया डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट कितना। सो यू विल गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, चाहे आप जितना भी उस सॉल्यूट को गर्म करोगे ठंडा करोगे, यू विल गेट द सेम वैल्यू। तो इस वजह से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो इसलिए कि ये जस्ट सॉल्यूट के बराबर है मोल फ्रैक्शन, और मोल मास के नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। चाहे टेम्परेचर कम करें बढ़ाएं कुछ भी करें तो मास जो है वही रहेगा सॉल्यूट का, क्योंकि सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर।